हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज काउंसिल। आज के इस लेक्चर में हम बीपीएससी के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो पहले ही पूछे जा चुके हैं। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की पाबंदी किसने हटाया? 1878 में वर्नाकुलर प्रेस पर से पाबंदी रिपन ने हटाया। रिपन का कार्यकाल 1880 से लेकर 1884 तक। रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है। रिपन के कार्यकाल में ही नियमित तौर पे जनगणना स्टार्ट नियमित तौर पे जनगणना स्टार्ट हुआ। हालांकि जनगणना का स्टार्ट बेऊ के कार्यकाल में हुआ था, लेकिन जो रेगुलर बेसिस पे जो स्टार्ट हुआ वो रिपन के कार्यकाल में स्टार्ट हुआ। ठीक है। इससे पहले लिप्टन जो था वो 1876 से लेकर 1880 तक ने का कार्यकाल 1876 से लेकर 1880 तक इसी ने भारतीय प्रेस पर पाबंदी लगाया था। और इस पाबंदी को हटाया किसने? हटाया रिपन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खिलाफत कमेटी 1920 में गांधी जी से एक आग्रह लेकर गांधी जी के पास एक आग्रह लेकर गए कि वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में वो उसका नेतृत्व प्रदान करें। तो वो कौन सी जगह थी जहाँ पे ये सारे लोग इकट्ठा होकर गांधी जी के पास गए? तो वो जगह था इलाहाबाद। इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी के जो लोग थे वो और साथ में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स, वो सारे लोग एक साथ गांधी जी के पास जाते हैं और वो डिमांड रखते हैं कि आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में उसको लीडरशिप प्रदान कीजिए। इसको लेकर गांधी जी राजी हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एम ऑफ एक्का मूवमेंट इन अवर। एक्का आंदोलन जो यूपी में हुआ, एक्का आंदोलन, उसका एम क्या था? तो इसका एम था कि हाई रेंट जो लग रहा था, हाई रेंट के खिलाफ ये एक्का आंदोलन स्टार्ट हुआ। एक्का आंदोलन ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि एक्का आंदोलन हुआ कहाँ था? एक्का आंदोलन अगर पूछ ले कि एक्का आंदोलन हुआ कहाँ था, यूपी में। वैसे ही कुछ और भी आंदोलन है, जैसे कुका पंजाब में हुआ, कुकी मणिपुर में हुआ। वैसे ही पूछता है कि पागलपंथी ये कहाँ हुआ? तो ये बंगाल में हुआ। वैसे ही तिभागा आंदोलन तिभागा आंदोलन ये भी बंगाल में हुआ। तिभागा के अलावा फराजी आंदोलन भी बंगाल में हुआ था। फराजी ये भी बंगाल में हुआ था। गुहार आंदोलन जो है ये भी बंगाल में हुआ था। सन्यासी आंदोलन सन्यासी सन्यासी ये भी वेस्ट बंगाल में हुआ था। एक दिन हम मैप के माध्यम से, जैसे ये मैप है उसके माध्यम से हम समझेंगे स्टेट वाइज कि कौन से आंदोलन कहाँ कहाँ पे हुए थे। अभी इसको छोड़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ऑथर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? इंडियन अनरेस्ट के लेखक है वेलेंटाइन सिरोड। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है, तो वेलेंटाइन सिरोड है। वैसे एक और पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया, इसके लेखक हैं लाला लाजपत राय।
लाला लाजपत को आप याद रखिएगा। और एक और इस पे एक और क्वेश्चन है कि इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया डिवाइडेड इंडिया डिवाइडेड इंडिया डिवाइडेड के लेखक पूछा जाता है कौन है? इंडिया डिवाइडेड के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी याद रखिएगा। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। छोटा नागपुर प्लेटू में जो रिवोल्ट हुआ था, छोटा नागपुर प्लेटू में, वो कब हुआ था? छोटा नागपुर प्लेटू का जो रिवोल्ट था वो 1820 में हुआ था। कब हुआ था? 1820 में। याद रखिएगा कि 1820 में छोटा नागपुर जो ट्राइबल रिवोल्ट हुआ था, जनजातीय विद्रोह हुआ था, वो 1820 में। तो उसमें कौन कौन सी जनजातियां भाग लेती, ये भी पूछ सकता है। कोल, ये जानना चाहिए। कोल, भील, ओम, मुंडा, उरांव, ये जनजातियां छोटा नागपुर जो ट्राइबल रिवोल्ट हुआ था उसमें ये भाग। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित? उलगुलान विद्रोह, उलगुलान विद्रोह में बिरसा मुंडा से बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है। धरती आबा भी कहा, या जगत पिता, जगत पिता कहा जाता है। बिरसा मुंडा को बंगाल में एक जगह था जमकोपाई, जम वेस्ट बंगाल में पड़ता है। वहीं से इनको सोते समय अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और वहां से उनको जेल में डाल दिया गया। अगले क्वेश्चन, एम ऑफ बरहिया ताल कन्फ्रंटेशन, बरहिया ताल विवाद क्या है? बरहिया ताल यहाँ बकास्त आंदोलन, बकास्त, बकास्त भूमि है उसी को लेकर यह एक आंदोलन हुआ था। ये बकास्त जो जमीन होता है वो बेसिकली वहाँ के जो लोकल थे उनका वो अपना जमीन था। उस जमीन पे लगान लगान जो देना पड़ता था जमींदारों को, वो किसी कारणवश अच्छा फसल न हो पाने के कारण या मसला हो जाने के कारण, वो लगान से मौसम का खराबी हो या फिर और भी बहुत सारे कारण हो सकते, उस समय पे लगान दे नहीं पाते। वो लगान लगान समय पर नहीं दे पाने के कारण धीरे धीरे क्या हुआ कि जो वहाँ का जो ओरिजिनल जिसके पास जिसका जमीन था उससे जमीन ले लिया गया जमींदारों का, और उसी को लेकर वो विद्रोह, हम लोग का जो जमीन है, कहना था कि जो हम लोग का जमीन है वो वापस किया। तो यहाँ पे ये डिमांड था, रिटर्न का जमीन जो है वापस किया जाए। टिनेंसी लैंड बोलते हैं उसको, टिनेंसी लैंड, यानी उन लोगों को जमीन को वापस किया जाए। बड़हिया ताल कन्फ्रंटेशन आप समझ जाएंगे, बकास्त भूमि भी समझ, बड़हिया ताल कन्फ्रंटेशन, बड़हिया ताल विवाद जो अंग्रेजों के साथ हुआ, जमींदारों के साथ हुआ, वो किससे रिलेटेड? जमीन उनका था और के बदले में एवज में लगान देना होता था। लगान भूमि का जो लगान है वो समय पर नहीं दे पाने के कारण उन लोगों से जमीन उनका छीन लिया गया। अब वो लोग चाह रहे थे कि उनका जमीन जो है वापस उन्हें मिले, उसी को लेकर ये आंदोलन स्टार्ट हुआ। ये स्टार्ट हुआ था, बड़हिया ताल कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हुआ था मुंगेर जिला, मुंगेर जिला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पटना हाई कोर्ट कब सेटअप हुआ? तो पटना हाई कोर्ट सेटअप हुआ 3 फरवरी
1916। तो आप ये याद रखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ ये कि पटना हाई कोर्ट कब स्टैब्लिश हुआ, तो 1916 जरूर याद रखेंगे, 1916। अगला, वो कौन सा जिला था जिसमें बरही कांग्रेस ने ब्रिटिशर्स को निष्क्रिय कर दिया था? तो वो जिला था गया। गया जिला में बरही कांग्रेस के द्वारा अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी शासन को निष्क्रिय कर दिया गया, याद है। इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाया गया था? इंडियन नेशनल आर्मी बनाया गया था कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह मलाया के युद्ध में अंग्रेजों के साथ, इंग्लिशमैन थे, उन लोगों के साथ थे, और ये लड़ाई चल रहा था जापान के साथ। कहाँ पे लड़ाई चल रहा था? तो मलाया में। मलाया किस क्षेत्र में? तो मलाया के माउंटेनस रीजन, पहाड़ी इलाका। तो मोहन सिंह किस साइड थे? इंग्लैंड के साइड थे, और जापान जो है इस लड़ाई में इंग्लैंड को हरा दिया। तो मोहन सिंह को बंदी बना लिया गया, और साथ साथ इंग्लैंड के जो वहां का जो हेड था, इंग्लैंड के जो हेड थे, जो इस लड़ाई को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे सर मोहन सिंह के साथ में, उनको भी गिरफ्तार कर लिया। तो बाद में मोहन सिंह को अ, विश्वास पे छोड़ा गया और जापान का मित्र घोषित किया गया, और जापान के साथ ये हो गया, उनको इंग्लैंड इंग्लैंड का जो हेड था उसको बंदी बना लिया गया। तो वहां पे एक पार्टी बनी, एक आर्मी बनी, इंडियन नेशनल आर्मी करके, जो सेना वहां पे थी, एक इंडियन नेशनल आर्मी बना। उसके हेड बनाए गए मोहन सिंह। हालांकि मोहन सिंह तो फिर बाद में चलकर वो जापानियों का वो विरोधी थे, उनके आइडियोलॉजी उनसे मैच नहीं कर रहे थे। तो वो बाद में करके जो इंडियन नेशनल आर्मी बना था उसको उन्होंने तो बंद करने का सोचा। तो रास बिहारी बोस ने क्या किया? रास बिहारी बोस ने उनको मोहन सिंह को उस पद से हटा दिया, और सुभाष चंद्र बोस को उस पोस्ट पर ले आए। सुभाष चंद्र बोस जो है बाद में चलकर उसका हेड बना। शुरुआती दौर में अगर पूछा जाए कि इंडियन नेशनल आर्मी के हेड कौन थे, आजाद हिंद फौज के हेड कौन थे, तो आजाद हिंद फौज के हेड थे मोहन सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेंबर्स ऑफ हनी बी hive recognize each other by sense of, जो मधुमक्खी हैं वो एक दूसरे को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? तो वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं बाय द सेंस ऑफ स्मेल। इसका आंसर क्या होगा? स्मेल। ठीक है, इसका आंसर होगा स्मेल। बी हाइव, मेंबर्स ऑफ बी हाइव, हनी बी हाइव, मधुमक्खी के छत्ते को एक दूसरे को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो एक दूसरे को स्मेल से वहां तक पहुंच जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The number of teeth that are developed twice in lifetime of human beings. वैसे कितने नंबर ऑफ टीथ हैं जो दोबारा जन्मते हैं? इसका आंसर याद रखिएगा, बार बार पूछा कि वो दांतों की संख्या कितनी है जो दो बार जीवन काल में होता है? तो वो उसका आंसर होगा 20। द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल, मानव के खोपड़ी में कितने बोन्स हैं? तो याद रखिएगा 8 बोन्स। कितने बोन्स हैं? 8 बोन्स। 8 हड्डियां हैं जो मानव के ह्यूमन स्कल में, मानव मस्तिष्क में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लांट्स आर फाउंड लाइक पेरेंट प्लांट, कुछ कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसका क्लोनिंग होता है, जैसे पौधे होते हैं जिनका क्लोनिंग होता है, जैसे शुगर क्या किया जाता है कि गन्ने को काटा जाता है और उसको काट के फिर जमीन में इसको रोप दिया जाता है।
फिर क्या होता है, फिर से गन्ना जन्म ले लेता है। तो बोला कि पेरेंट्स आर फाउंड लाइक पेरेंट प्लांट आर फाउंड लाइक पेरेंट प्लांट फ्रॉम, वो क्या होगा, कट स्टेम, इसके तने को क्या करते हैं, कट कर देते हैं। स्टेम कटिंग बोलते हैं इसको, स्टेम कटिंग बोलते हैं। स्टेम के तने को काट देते हैं और दूसरी जगह पर बो देते हैं और फिर से वो पौधा खड़ा रहता है, तो इसको स्टेम बोलते हैं। इसे रोज, गुलाब भी इसका एक एग्जाम्पल, क्लोनिंग ये भी क्लोनिंग का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, ये फूल में आएगा। लेमन इज साइट्रस, नींबू जो है वो खट्टा होता है। ये इसका जो खट्टा होने का कारण क्या है, इसके खट्टा होने का कारण है साइट्रिक एसिड। लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड, जिसके कारण ये खट्टा होता है। ये जो साइट्रिक एसिड है ये ऑरेंज में भी मिलता है, और जितने भी लाइम है उसमें मिलता है आपको साइट्रस। तो ये साइट्रिक एसिड है जो खट्टापन, स्वाद में खट्टापन लाता है। साइट्रस एसिड के कारण ही स्वाद में खट्टापन आता है, इस बात को ध्यान रखें। कोई भी साइट्रिक एसिड के कारण ही लेमन हुआ, ऑरेंज हुआ, लाइम हुआ, ये सब में खट्टापन आता है। अगले क्वेश्चन, मोना लुआ इज टाइप, मोना लुआ क्या है, किस तरह का वोल्केनो। मोना लुआ बेसिकली एक एक जगह है, मोना लुआ एक वोल्केनो है। कौन सी जगह पे है, तो ये हवाई आइलैंड पे, हवाई आइलैंड, हवाई आइलैंड कहाँ पे, यूएस। ये हवाई आइलैंड पे है, यूएसए में। देखिए, वोल्केनो जो होता है ना, वोल्केनो वो तीन तरीके के, एक्टिव, डेड, डोर, तीन तरह के वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय वोल्केनो, एक्टिव बोलते हैं। डेड वैसे वोल्केनो जो कभी थे लेकिन अब है नहीं, और डोरमेंट जो जो अभी सक्रिय तो नहीं है, कब भविष्य में ऐसा ये है कि वो आगे चल के वो गिरफ्त हो सकता है, कब विस्फोट हो सकता है, तो उसको डोरमेंट वोल्केनो। तो मोनोलोआ इस वोल्केनो वो किस टाइप का वोल्केनो, मोनोलोआ जो है, मोनालोआ एक्टिव वोल्केनो, किस टाइप का वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो। और ये हमारे प्लैनेट का सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो है मोनालोआ, मोनालोआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डेप्थ ऑफ गैंगेटिक alluvial soil below the land surface is about, यहाँ पे बिलो दो बार आ गया, तो हटा दीजिए। तो गैंगेटिक alluvial soil का डेप्थ कितना था, गंगा के किनारे जो alluvial soil मिट्टी है उसका डेप्थ कितना है, डेप्थ बताया जाता है कि 6,000, को भी ध्यान में रखिए। गैंगेटिक alluvial soil का जो डेप्थ है वो कितना है, तो 6,000 मीटर, इनको ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है कि पीनट इज अ, पीनट क्या है, लेगुमिनस प्लांट। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे कि पीनट क्या है, तो लेगुमिनस प्लांट है। ये पत्तियां कैसे होते हैं, ग्रीनी लीव्स होते हैं। तो ये जो ऑप्शन दिया गया था बीपीएससी में, ये दिया गया था, ये लेगुमिनस प्लांट तो होते हैं, लेकिन ये ना लिखकर ये लिखा गया था कि पीनट, ये तो आप लिखें ग्रीनी लीव्स। बहुत पहले का क्वेश्चन 1994 में पूछा गया था, आज पूछे, आगे भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने डाल दिया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ डाल चलते हैं। The age of ancient mountain group is assessed by, पहले जो एंशियंट माउंटेन होते थे उनका एज हम कैसे पता करते थे, तो यूरेनियम, यूरेनियम लीड, रिप्रेजेंटेशन है लीड का। यूरेनियम लीड एक मेथड होता है, उसी से
जो माउंटेन है उसका डेटिंग क्या था, कितने साल का ये पर्वत है, यूरेनियम लीड डेटिंग मेथड से ये पता लगा सकते हैं। याद रखिए कि जो पुराने जो पर्वत होते हैं उसका एज हम कैसे पता करते हैं, ये नहीं बोलिए कि कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग बोलिएगा ना तो गलत हो जाएगी। आपको क्या बोलना होगा, यूरेनियम यूरेनियम लीड डेटिंग, यूरेनियम लीड डेटिंग बोलिएगा। एंशिएंट माउंटेन का जो एज है वो यूरेनियम लीड डेटिंग के द्वारा पता किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The formal development of Terra Rosa becomes that part of land which क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो टेरा रोसा का विकास किस तरह की जमीन में होता है। टेरा रोसा का मतलब क्या होता है, टेरा रोसा का मतलब है रेड सॉइल। तो इसका जो डेवलपमेंट होता है रेड सॉइल का, वो किस पार्ट में, जमीन के किस भाग में होता है, किधर होता है, इसका विकास उस जमीन के उस भाग पे होता है जहाँ पे जहाँ पे आपको लाइम स्टोन मिले। क्या मिले, लाइम स्टोन मिले। ठीक है, तो वहीं पे ये टेरा रोसा जो है डेवलप करेगा। जहाँ रेड सॉइल, रेड सॉइल कहाँ मिलेगा, तो टेरा रोसा टेरा रोसा को ही हम रेड सॉइल कहते हैं। टेरा रोसा कहाँ मिलेगा, कौन सी किस तरह की जमीन पे मिलेगा, हम बोलेंगे जहाँ पे लाइम स्टोन की में प्रचुरता होगा, एबंडेंस होगा। क्या होगा, लाइम स्टोन में एबंडेंस होगा। ठीक है, तो ये कहाँ मिलता है, जैसे मेडिटेरेनियन रीजन में, मेडिटेरेनियन मेडिटेरेनियन रीजन में वहाँ पे आपको मिलेगा। और मेडिटेरेनियन जैसे इटली के जो नॉर्थ में का जो इलाका है वो उस साइड, ठीक है, टर्की के वेस्ट में अगर आप देखिएगा तो मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी इटली के इटली के साइड मैप में देखिएगा, वहाँ पता चलेगा मेडिटेरेनियन सी किधर है। उसी के आसपास का जो इलाका है वहीं पे आपको टेरा रोसा मिलेगा। और कुछ पार्ट्स जो है, कुछ पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे लाइमस्टोन पाया जाता है, वहाँ पे लाइमस्टोन पाया जाता है, तो वहाँ पे भी तरह का डेवलपमेंट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि द स्लो लाइन इन हिमालयन लाइज बिटवीन, बर्फ का जो बर्फ का जो ये सीरीज है वो कहाँ से कहाँ तक, तो वो बर्फ का जो सीरीज है 4500 से लेकर 6000 मीटर वेस्ट तक। याद रखिए कि स्लो लाइन हिमालयन रीजन में स्लो लाइन का फैलाव कितना तक है, 4500 से लेकर 6000 मीटर वेस्ट में। इसका यूनिट क्या है, मीटर में 4500 से लेकर 6000 मीटर वेस्ट तक, वेस्ट में है। स्लो लाइन जो है वो याद रखिए हिमालयन रीजन में स्लो लाइन है, फैलाव कहाँ से कितना से कितना है, 4500 से 6000 मीटर। कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया, और पूछ रहा है कि ये जो भारत के जो कोस्टल लाइन है वो कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं। देखिए कोस्टल लाइन इंडिया में, कोस्टल लाइन जो है 9 स्टेट्स, आप देख लीजिएगा 9 स्टेट्स कौन कौन से हैं, 4 यूनियन टेरिटरीज, 4 यूनियन टेरिटरीज में फैला हुआ है। ठीक है, अगर आप टोटल एरिया को बोलिएगा, टोटल एरिया पता होगा तो टोटल एरिया हो जाएगा 7515, 7515 किलोमीटर में फैला हुआ है टोटल स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को लेकर। और सिर्फ जब आप स्टेट का पता कीजिएगा ना, यानी 9 स्टेट्स उसका पता कीजिएगा, 6100 किलोमीटर। कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया, भारत का जो तटीय इलाका है कितना दूर तक फैला हुआ है, तो अगर आप यूनियन टेरिटरी को कंसीडर करते हैं तो बोलेंगे 75 से 15 किलोमीटर।
और सिर्फ स्टेट का होगा तो 61 किलोमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बोला क्लियर स्काई नाइट्स आर कूलर देन क्लाउडी स्काई नाइट्स। जब मौसम जब साफ रहता है, मौसम जब साफ रहता है उस समय, और एक क्लाउडी रहता है, धुंधला रहता है उस समय, तो जो ये क्लियर मान लीजिए, इसको क्लियर मौसम, ये क्लाउडी क्लाउडी है। तो बोला है कि क्लियर स्काई नाइट्स आर कूलर, ये जो क्लियर जब 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 मौसम जब साफ सुथरा रहता है तो ये ठंडा रहता है, कूल रहता है, और ये कंपेरेटिवली वार्म रहता है। ऐसा क्यों? क्लियर वाला जिस मौसम साफ है वो ठंडा होगा, और क्लाउडी जो होगा वो गर्म होगा। ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है क्लाउडी नाइट्स जो होते हैं ना, क्लाउडी, जिसमें इसमें क्लाउडी है तो इसमें क्या हुआ, वाटर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट वाटर ड्रॉपलेट डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, तभी तो ये क्लाउडी होगा ना। क्लियर है तो इसमें तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, होगा तो नेग्लिजिबल अमाउंट में होगा। तो ये क्लाउडी, अब ये पार्टिकल क्या करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन जो आता है उसको ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आईआर आता है, आईआर रेडिएशन, तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पार्टिकल्स क्या करते हैं, आईआर रेडिएशन आता है तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और ये हायर रेडिएशन के कारण क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं, और वहां पे कंपेरेटिवली ये पार्टिकल्स रहेंगे, वो एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के हायर रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होगा, जिसके कारण ये वार्म है। ठीक है, फिर जवाब आपको मिल गया। क्लियर स्काई नाइट्स ठंडे क्यों होते हैं, और क्लाउडी स्काई नाइट्स गर्म क्यों होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिस्ट्रेस ऑफ ईस्ट ओशियन, मिस्ट्रेस ऑफ ईस्ट ओशियन किसको कहा जाता है, इंडिया को। और सिर्फ मिस्ट्रेस ऑफ ओशियंस बोले, मिस्ट्रेस ऑफ ओशियन का आंसर हो गया। ध्यान रखिए कि मिस्ट्रेस ऑफ ईस्ट ओशियन, मिस्ट्रेस ऑफ ईस्ट ओशियन बोलते हैं किसको, बोलते हैं कौन से देश को बोलते हैं, इंडिया को बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं मिस्ट्रेस ऑफ ईस्ट ओशियन? इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंडिया जो है स्ट्रेटेजिक पोजीशन, स्ट्रेटेजिक पोजीशन, कैसे पोजीशन पे, स्ट्रेटेजिक पोजीशन का स्ट्रेटेजिकली बड़ा महत्व है। यहाँ से इंडिया ईस्ट ओशियन के साइड में जो है इसका बड़ा स्ट्रेटेजिक महत्व है, इसलिए इसको मिस्ट्रेस ऑफ ईस्ट ओशियन बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिवर दामोदर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर से निकलती है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर। और ये पूछा जाता है कि ये इसे सोरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, दामोदर रिवर को सोरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। एक और बात ध्यान देना है कि इसकी जो ट्राइब्यूटरी रिवर है, ट्राइब्यूटरी रिवर है वो है बराकर, बराकर। ट्राइब्यूटरी पूछ ले कि दामोदर का ट्राइब्यूटरी रिवर कौन है, सहायक नदी कौन है, तो हम क्या बोलेंगे, बराकर नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन इन द आर्टिकल, एफआरएस, एफआरएस फंडामेंटल राइट्स, वो किस आर्टिकल में डिस्कस किए गए? तो आप जानते होंगे सारे लोग कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक भाग 3 में एफआरएस की चर्चा, फंडामेंटल राइट्स की चर्चा है। ठीक है, और इसे इसी फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा कहा है, मैग्ना, फंडामेंटल राइट्स को क्या कहा था, मैग्ना कार्टा। ये ध्यान में रखिएगा कि जो एफर्ट्स है वो मैग्ना कार्टा। ठीक है,
ये हो गया। अगले क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट ग्राम पंचायत। भारत के किस आर्टिकल में ये चर्चा किया गया है कि ग्राम पंचायत होना चाहिए? आर्टिकल 40 में। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। हाँ, किस आर्टिकल में चर्चा है कि स्टेट गवर्नमेंट को ग्राम पंचायत कॉन्स्टिट्यूट करना, बनाना, वो जो है आर्टिकल 40 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जुडिशियल रिव्यू मीन्स, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि लोअर कोर्ट्स के जो डिसीजन है, लोअर कोर्ट्स के डिसीजन को, लोअर कोर्ट्स के डिसीजन को ये क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट के डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। बस जुडिशियल रिव्यू का इतना मतलब है कि जो भी लोअर कोर्ट्स के डिसीजन है उसको चेंज कर सकता है या इसको इलीगल घोषित कर सकता है। किसी भी लोअर कोर्ट, किसी भी स्टेट का जो लोअर कोर्ट है उसके डिसीजन को ये इलीगल कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब बस अब इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जुडिशियल रिव्यू मींस द सुप्रीम कोर्ट हैज द अथॉरिटी टू हैज द फाइनल अथॉरिटी ओवर ऑल इश्यूज। क्या इसको फाइनल, जो पहला ऑप्शन दिया था कि हैज द फाइनल अथॉरिटी, ये गलत हो जाएगा। कैन चार्ज एलिगेशन अगेंस्ट प्रेसिडेंट, ये भी गलत हो जाएगा। कैन रिव्यू द इशू, कैन रिव्यू द इशूज डिसाइडेड बाय हाई कोर्ट, ये भी गलत हो जाएगा। कैन डिक्लेयर इलीगल द लॉ ऑफ एनी स्टेट, जो भी लॉ है, जो भी डिसीजन है लोअर कोर्ट उसके डिसीजन को ये लीगल कर सकता है, चेंज कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एट्थ 5 ईयर प्लान, एट्थ 5 ईयर प्लान कब से कब तक, और ये क्या चीज पे फोकस किया था? एक बार तो ये पूछा है कि एट्थ 5 ईयर प्लान कब से कब तक, इसका जवाब था 1992 से 1997, क्योंकि एट्थ 5 ईयर प्लान जो था ये 1992 से 1997 तक चला था। और इसका एम क्या था, क्यों प्राथमिकता दे रहा था, किसको प्रायोरिटी दे रहा था? ये प्रायोरिटी दे रहा था अनएम्प्लॉयमेंट। समय के प्रधानमंत्री थे एन नरसिम्हा। उनका ये एजेंडा था। आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा, और आप इसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए, तो पता चलेगा। और आगे भी बीपीएससी का जो सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगा। धन्यवाद।